सुनहरा केक का अनोखा तालाब। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में अनुराधा नाम की एक औरत रहती थी। अनुराधा के पति के देहांत के बाद अनुराधा अपनी बेटी चांदनी को अकेले ही पाला पोसा करती थी। अनुराधा अपना घर चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम किया करती थी और उस काम से उसे जो भी पैसे मिला करते थे उसी से वो अपनी बेटी का अच्छे से पालन पोषण किया करती थी। अनुराधा की बेटी चांदनी अभी 7 साल की ही थी, लेकिन वो बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव की थी। कुछ साल पहले उसके पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अनुराधा के कंधों पर ही आ गई थी और अनुराधा जितने भी पैसे कमाती उससे उसका घर जैसे तैसे ही चल पाता था। वो अपनी बेटी की ज्यादातर इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती थी। तभी एक दिन चांदनी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। पर बेटी अभी तो मैंने खाने के लिए कुछ बनाया ही नहीं है और ना ही इस समय घर में राशन है, तो क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही कुछ खाने के लिए बना दूंगी। माँ मुझे रोज ही एक जैसा खाना नहीं खाना है। मैं रोज ही एक तरह का खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। आप रोज एक ही जैसा खाना क्यों बनाती हो? मुझे अब यह सब नहीं खाना है। मुझे भी और बच्चों की तरह केक और पेस्ट्री खानी है। लेकिन चांदनी बेटी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें यह सब दिला सकूं। मैं तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से ही खिला पाती हूँ, तो बेटा यह सब कहाँ से लाऊंगी? और बेटी तुम्हें तो अपने घर की स्थिति पता है ना, तो फिर तुम इस तरह से जिद क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि जब तुम इस तरह की जिद करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। उसी वक्त चांदनी अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है। तभी चांदनी की नजर उसकी कुछ सहेलियों पर जाती है जो पेस्ट्री की दुकान पर खड़ी होकर केक और पेस्ट्री खा रही होती है। यह सब देखकर चांदनी के मुंह में भी पानी आ जाता है। तभी उसकी एक सहेली शीतल की नजर चांदनी पर पड़ती है और वह उसके पास जाकर कहती है, अरे क्या बात है चांदनी, तू इतनी देर से हम लोगों को क्यों देख रही हो? हमारे केक पर नजर लगाओगी क्या? तुम्हें पता है ना यह केक कितना महंगा है? तुम तो शायद इसे कभी खरीद भी नहीं सकती हो। शीतल तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो मेरी दोस्त है ना, और हम दोनों तो हमेशा एक साथ खेलते हैं, तो क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा केक नहीं खिला सकती? शीतल मेरा भी बहुत मन कर रहा है केक खाने का, लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह मुझे केक खरीद कर दे सके, इसलिए क्या तुम मुझे थोड़ा सा केक खिला सकती हो? ना बाबा ना, मैं तुझे अपना केक नहीं खिलाऊंगी क्योंकि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। याद है कल तुम मुझसे किस तरह से लड़ाई कर रही थी? और वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की से तो मैं बात भी नहीं करती, गरीब भिखारन कहीं की। चल हट मेरे सामने से। शीतल की बातें सुनकर चांदनी बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर वो अपने घर आ जाती है और उदास होकर घर के एक कोने में बैठ जाती है। तभी अनुराधा चांदनी को इस तरह उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? आप यहाँ से चली जाओ माँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप सब बहुत बुरे हो, यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सब लोग मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। अरे बेटी क्या हुआ है, ये तो बताओ। ऐसे उदास रहने से भला क्या होगा? तुम मुझे बताओ क्या बात है? माँ शीतल और उसकी सहेलियाँ केक खा रही थी और मैंने जब उसे थोड़ा सा केक मांगा तो उसने मुझे मना कर दिया और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने लगी और कह रही थी कि वह मुझ जैसी लड़कियों से बात नहीं करती। वो ऐसा कैसे कह सकती है माँ? अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर अनुराधा को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी बेटी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुख होता है।
लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को जैसे तैसे समझाती है। कोई बात नहीं बेटी, हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, एक न एक दिन तो हम भी अमीर हो जाएंगे, इसलिए भगवान पर भरोसा रखो बेटी। एक न एक दिन वो हम पर जरूर तरस खाकर हमारी परिस्थितियों को बदल देंगे। माँ, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप सच कह रही हो? हाँ बेटी, इसलिए अब चलो खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, अब तुम जल्दी से चलो और खाना खा लो। तभी चांदनी बहुत ही खुश हो जाती है और चुपचाप जाकर खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद चांदनी सो जाती है, लेकिन उसके अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब वो देखती है शीतल सबसे कह रही होती है, तुम सब सुनो मेरी बात, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए रात में बहुत बड़ा केक लेकर आएंगे, इसलिए तुम सब मेरे जन्मदिन पर केक खाने जरूर आना। शीतल अपने जन्मदिन पर सबको इनवाइट करती है, लेकिन वो चांदनी को नहीं बुलाती है। यह सब देखकर चांदनी को बहुत ही बुरा लगता है और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब चांदनी दुखी होकर स्कूल के पीछे वाले तालाब के पास जाकर बैठ जाती है और दुखी होकर कहती है, कोई बात नहीं, अगर शीतल ने मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया, लेकिन मुझे पता है कि भगवान एक न एक दिन मुझे बहुत सारा केक जरूर खाने के लिए देंगे और फिर मैं भी शीतल को अपना केक नहीं खिलाऊंगी। चांदनी ऐसा सोचते हुए खुश होती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे केक की दुकान के बाहर केक का एक टुकड़ा गिरा हुआ दिखाई देता है। चांदनी खुश होकर उस केक के टुकड़े को उठा लेती है और अपने घर ले आती है। यह देखकर उसकी माँ उसे बहुत ही डांटती है, अरे यह केक का टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला चांदनी? कहीं तुम किसी से मांग कर तो नहीं लेकर आई हो? मैंने तुम्हें केक लाकर नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सबसे केक मांगती रहोगी। चांदनी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह पाती है और अपनी माँ के डर से वह केक का टुकड़ा इधर उधर छुपाने लगती है और जल्दबाजी में उस एक केक के टुकड़े को पानी की बाल्टी में डाल देती है और फिर बाद में बहुत ही पछताती है। अरे नहीं, इतनी मुश्किल से तो एक केक का टुकड़ा मिला था खाने को, अब वो भी मैंने जल्दबाजी में पानी में डाल दिया, अब तो ये पूरा खराब हो गया। लेकिन तभी चांदनी देखती है कि वह एक केक का टुकड़ा एक बड़े से केक में बदल चुका है। यह देखकर चांदनी को बहुत ही हैरानी होती है और वह कहती है, अरे ये क्या, इस बाल्टी में इतना बड़ा केक कहाँ से आ गया? मैंने तो इसमें सिर्फ एक केक का टुकड़ा डाला, फिर यह इतना बड़ा केक कैसे हो गया? चलो पहले मैं इसे पानी से निकालकर एक बड़े से बर्तन में रख लेती हूँ, फिर मैं इसे आराम से बैठकर खाऊंगी। उसके बाद चांदनी उस केक को एक बड़े से बर्तन में रख देती है, लेकिन वह दूसरा बर्तन भी केक से भर जाता है। इसी तरह चांदनी जिस भी बर्तन में केक रखती वह पूरा बर्तन केक से भर जाता और यह सब देखकर चांदनी को बहुत ही हैरानी होती है कि आखिर ये केक बढ़ता कैसे जा रहा है। और उसी समय चांदनी की माँ आ जाती है और चांदनी अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है। तभी उस केक में से एक आवाज आती है, सुनो चांदनी, मैं एक जादुई केक हूँ, इसलिए तुम मुझे जितनी भी बड़ी जगह में डालोगी मैं उतना ही बढ़ता जाऊंगा और मुझे खाने वाले हर व्यक्ति के जिंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। यह सुनकर चांदनी और उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है और फिर अनुराधा कहती है, अरे बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इसके लिए कितना डांटा था, लेकिन तुमने तो आज मेरी सारी मुश्किलें ही दूर कर दी। इसलिए बेटी हमें अब इतने सारे केक से कुछ करना चाहिए। माँ एक काम करते हैं, हमारे घर के पीछे एक तालाब है ना, तो हम इस केक को उस तालाब में डाल देते हैं, फिर वो पूरा तालाब केक से भर जाएगा और फिर उस तालाब में सारे बच्चे जी भर के केक खा सकेंगे और अगर किसी की जिंदगी में कोई तकलीफ होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और इससे हमारा और हमारे गांव के लोगों का बहुत ही फायदा होगा।
अनुराधा को अपनी बेटी चांदनी की बातें सही लगती है और फिर वह दोनों मिलकर उस केक को तालाब में डाल देते हैं और फिर वह पूरा तालाब केक से भर जाता है। और फिर वे दोनों लोगों से कम पैसे लेकर उन लोगों को तालाब में जाने देते थे और इससे लोगों का भी बहुत ही फायदा होता था और उन दोनों माँ बेटी को भी फायदा होता था। इस तरह से उन दोनों माँ बेटी ने खूब पैसे कमाए और अब उन लोगों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और अब वह दोनों माँ बेटी अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लग जाती है। सोने के बालों वाली बहनों का जादू। बहुत समय पहले की बात है। रौनकपुर गांव में नीलिमा अपनी बहन काव्या के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। उसकी माँ कौशल्या जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे शहर में ले जाकर बेचा करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। कौशल्या ने लकड़ियाँ बेचकर अकेले ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। कौशल्या की दोनों बेटियां जब बहुत छोटी थी तभी उसका पति परदेश कमाने का जाने का बोलकर हमेशा के लिए कौशल्या और अपनी दोनों मासूम बेटियों को अकेला छोड़कर चला गया था। तब से कौशल्या ने अकेले ही घर की बागडोर संभाल रखी थी। कौशल्या की दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी और कौशल्या वक्त की मार से उम्र से पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी। माँ का हाथ बटाने के लिए नीलिमा और काव्या गांव-गांव जाकर फूल बेचा करती थी। एक दिन, अरे बेटा, मैं जंगल लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, तब तक दोनों बहनें अपना ख्याल रखना। रुको माँ, खाना बन गया है, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ, आप खाना खाकर ही जाना। कौशल्या खाना खाकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलिमा और काव्या भी जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर फूल बेचने निकल जाती है। फूल ले लो, सुंदर सुंदर ताजे ताजे फूल ले लो। अरे काकी, आप तो मंदिर जा रही हो, बिना फूलों की भगवान की कैसे पूजा? ये लो, फूल लेकर जाओ। अरे बेटा, मैं तुमसे ये फूल नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास फूल खरीदने के पैसे नहीं हैं। काकी, तो क्या हुआ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो? ये फूल लो और मंदिर जाओ और देखना, भगवान आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। जुग जुग जियो बेटी, सदा खुश रहो। काकी खुशी खुशी फूल लेकर मंदिर चली जाती है। पता नहीं ये नीलिमा की बच्ची अपने आप को क्या समझती है, जैसे कोई महारानी की बेटी हो। अरे नीलिमा, क्या जरूरत थी उसे फ्री में फूल देने की? अरे काव्या, तुमने देखा नहीं, थोड़े से फूल से ही काकी कितनी खुश हो गई। अरे पैसे तो हम और किसी से भी कमा लेंगे, लेकिन काकी बिना पैसों का जो इतना आशीर्वाद देकर गई है वो दुनिया के किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, कुछ कहो तो अपना ज्ञान का पिटारा खोलकर रख देती है। अरे घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और हम पैसा कमाने के लिए फूल बेचते हैं, ना कि आशीर्वाद कमाने के लिए, समझी? अब चल। नीलिमा बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव की थी। वह मुसीबत में आए हर किसी की मदद किया करती थी। वहीं काव्या नीलिमा के इस दया भाव से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। इधर कौशल्या जंगल से लकड़ियां काटकर घर जाने वाली होती है कि तभी उसे जंगल में कुछ आवाजें सुनाई देती है। कौशल्या इधर उधर देखती है। शाम होने वाली है, अब ज्यादा देर जंगल में रुकना ठीक नहीं, मुझे जल्दी ही घर के लिए निकल जाना चाहिए। कौशल्या लकड़ियां उठाकर घर आने ही वाली होती है, तभी एक जख्मी हिरन भागता हुआ उसके पास आता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। हिरन को देखकर कौशल्या कहती है, अरे ये हिरन तो बहुत ही ज्यादा घायल है, लगता है किसी ने इसे बहुत ही बेरहमी से इसका शिकार करते हुए इसे जख्मी कर दिया है। पता नहीं लोग अपने शौक पूरा करने के लिए इन मासूमों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, इसका तो बहुत खून बह रहा है। कौशल्या अपनी आंचल से कपड़ा फाड़कर उस हिरन के जख्मों पर बांध देती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। हिरन को देखकर कौशल्या की छोटी बेटी काव्या बोलती है, माँ, आप इस हिरन को अपने साथ क्यों लेकर आई हो? माँ, ये हिरन तो काफी ज्यादा घायल है। अरे हाँ माँ,
इसका तो काफी ज्यादा खून निकल गया है। माँ आप यहीं रुको, मैं अभी हल्दी का लेप बनाकर इसकी पट्टी कर देती हूँ, इससे इस हिरन के जख्म जल्दी भर जाएंगे। अरे काव्या जा दौड़कर पानी ले आ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें लाना है तो खुद जाकर ले आओ। चल कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले आती हूँ। नीलिमा इतना बोलकर खुद ही पानी लेने चली जाती है और हिरन की अच्छे से मरहम पट्टी करती है और उस हिरन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या बहुत ही ज्यादा घमंडी और कामचोर थी। वह नीलिमा के किसी भी काम में उसका हाथ नहीं बटाती थी। कुछ ही दिनों की अच्छी देखभाल के बाद वह हिरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन नीलिमा उस हिरन को घास खिलाते हुए बोलती है, हे प्यारे से हिरन, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो और अच्छे से चलने फिरने भी लगी हो। मैं आशा करती हूँ तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलो अब तुम घास खाओ, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अगले दिन नीलिमा जब नहाकर बाहर आई तो उसने देखा उसके सर के सारे बाल गायब हो गए। यह देखकर नीलिमा बहुत ही ज्यादा डर गई और वह रोने लगी। हे भगवान, ये मेरे बालों का क्या हो गया? मेरे बाल कैसे गायब हो गए? तभी वहाँ पर काव्या आती है और बोलती है, ओफो नीलिमा, अब तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही हो? ओहो नीलिमा, ये क्या हो गया? तेरे सारे बाल कहाँ गए? नीलिमा, मैं तुझे बताना ही भूल गई थी, वो मैं शैम्पू की बोतल में बाल हटाने वाली दवाई रख दी थी। कहीं तुमने उसे तो अपने बालों में नहीं लगा लिया? हे भगवान, अब क्या होगा? काव्या देख, आज तेरी वजह से मेरे सारे बाल टूट गए। तेरी इस लापरवाही ने मुझे जिंदगी भर के लिए गंजी बना दिया है। अब मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। नीलिमा मुझे माफ कर दे। नीलिमा ये ले, तू ये शैम्पू लगा कर देख, शायद तेरे बाल वापस आ जाए। बहुत ही अच्छा शैम्पू है, मैं कल ही बाजार से इसे लेकर आई थी। यह सब बाहर खड़ा हिरन सुन लेता है और नीलिमा को इस तरह रोता देख उस शैम्पू पर वो जादू कर देता है। कुछ देर बाद नीलिमा जब उस शैम्पू से बाल धोकर बाहर आती है तो उसके सर पर बहुत ही सुंदर सोने के बाल आ जाते हैं। यह देखकर काव्या हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे वाह नीलिमा, अभी तो तेरे सर पर एक भी बाल नहीं थे और ये एकदम से तेरे सर पर सोने के बाल कैसे आ गए? क्या कहा तुमने? मेरे बाल, वो भी सोने के? हाँ नीलिमा, मेरी बात का यकीन न हो तो खुद जाकर शीशे में देख लो। अरे हाँ, ये तो सच में मेरे सोने के बाल हो गए। पर कैसे? मेरे बाल सोने के कैसे हो गए? नीलिमा, तुम अपने बालों को लेकर दुखी थी ना, इसीलिए। क्या ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वह हिरन एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है और बोलती है, नीलिमा, तुमने मेरी खूब सेवा की है। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोने के बाल का वरदान दिया है। नीलिमा, अब तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाल सोने के हैं। अब से तुम अपने बालों को बेचकर अपनी जरूरतों का सारा सामान खरीद सकती हो और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकती हो। काश नीलिमा की तरह मेरे बाल भी सोने के हो जाते। अपनी बहन को यूं उदास देखकर नीलिमा कहती है, परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी जी, आपने मुझे जो वरदान दिया है, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ही ये वरदान आप मेरी बहन काव्या को भी दे दे। प्लीज परी जी। ठीक है, ऐसा ही होगा। काव्या के बाल भी अब सोने के हो जाएंगे। काव्या, तुम भी जाकर उस जादुई शैम्पू को अपने बालों में लगा लो, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम में से किसी ने भी किसी गरीब इंसान का दिल दुखाया तो ये सोने के बाल हमेशा के लिए तुम्हारे सिर से गायब हो जाएगा। ये बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद काव्या भी उस शैम्पू का इस्तेमाल करती है और उसके बाद उसके बाल भी सोने के हो जाते हैं। नीलिमा, देख तो मेरे सोने के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे बाल तो तुम्हारे बालों से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ काव्या, तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। काव्या, लेकिन परी की बात को हमेशा याद रखना, अब से तुम किसी का भी दिल नहीं दुखाना, वरना तुम्हारे ये सोने के बाल गायब हो जाएंगे। नीलिमा, तुम अपने आप को क्या समझती हो कि तुम ही दुनिया की सबसे महान लड़की हो?
अरे मुझे भी अच्छे बुरे की समझ है, समझी? तुम जाकर अपना काम करो। इतना बोलकर काव्या बाहर चली जाती है। बाहर हर कोई काव्या को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। हर कोई उसके सोने की बाल की खूब तारीफ करते हैं। वहीं नीलिमा अपनी माँ के पास आकर उस हिरन वाली परी के बारे में सब कुछ बता देती है। कुछ दिनों के बाद कौशल्या के घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। बेटी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। इधर कई दिनों से मेरी लकड़ियाँ भी नहीं बिक रही। आखिर अब हमारा घर कैसे चलेगा? तभी नीलिमा को उस परी की बात याद आती है और वो अपने बालों में से कुछ सोने के बाल तोड़कर अपनी माँ को देती है और बोलती है, माँ ये लीजिए, ये बाल बेचकर आप घर का सारा सामान ले आइए। अब से आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ना ही अब से आपको लकड़ियाँ काटने जंगल में जाने की जरूरत है। अब बस आप घर में रहकर आराम करो। नीलिमा की माँ उस सोने के बाल को बेचकर घर का सारा सामान ले आती है और साथ ही वे लोग और भी गरीब लोगों की सहायता करती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या किसी की भी कोई मदद नहीं करती है, बल्कि वह तो अपने बालों को बेचकर अपने लिए नए नए कपड़े और मेकअप का सामान, शॉपिंग ये सब करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और खाने के लिए कुछ मांगती है। कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बना है अम्मा, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप जाओ यहाँ से। तभी उधर से नीलिमा आती है। काव्या, ऐसे किसी को खाली हाथ अपने घर से नहीं भेजते। अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अम्मा आप रुकिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। और फिर नीलिमा फलों से भरी टोकरी उस अम्मा को दे देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीलिमा हमेशा अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करती। जिसे भी पैसों की जरूरत होती, नीलिमा अपने सोने के बाल बेचकर उसकी मदद किया करती थी। लेकिन काव्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। एक दिन काव्या मंदिर जा रही होती है। वहीं मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे होते हैं जो काव्या को देखकर उनसे पैसे मांगते हैं। अरे बेटा, मेरी मदद कर दो। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और ना ही मेरे बेटे ने कुछ खाया है। भगवान के लिए थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे दो। अब तुम जैसे भिखारियों को भी पैसे चाहिए? अरे मैं नीलिमा नहीं हूँ जो तुम सबकी मदद करती फिरूं। अगर नीलिमा की तरह मैंने तुम्हें अपने सोने के बाल दे दिए, फिर तो मैं जल्दी ही टकली हो जाऊंगी। चलो हटो यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। काव्या गुस्से से उस भिखारी को डांट कर वहाँ से चली जाती है। काव्या का इस तरह उस भिखारी का दिल दुखाने की वजह से उसके सिर के सोने के सारे बाल गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ नीलिमा आती है और अपनी बहन को देखकर हैरानी से बोलती है, अरे ये क्या काव्या, तुमने अपने सारे बाल क्यों कटवा दिए? क्या? नहीं तो। अरे ये मेरे बाल को क्या हुआ? मेरे सोने के बाल कहाँ गए? काव्या को जब अपने बालों के गायब होने का पता चलता है तो वह समझ जाती है कि यह सब उसके बुरे व्यवहार की वजह से ही हुआ है। काव्या को अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो हमेशा के लिए टकली बनकर रह जाती है। वहीं नीलिमा अपनी दयालुता और विनम्रता की वजह से खूब ख्याति प्राप्त करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।